नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में कहानी का सिलसिला लेकर के हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनने के बाद वाकई आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा। दरअसल एक ऐसी घटना है जो दिल्ली के पालनपुरा इलाके से निकल करके सामने आती है। जब इंसान की मजबूरी होती है तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है, और इसी मजबूरी का फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते हैं जो इस बात का झांसा देते हैं कि हाँ वो उसका काम करा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका शोषण करने लगता है। लेकिन उसका अंजाम जो होता है वो शायद उसको अंदाज़ा भी नहीं होता है। और ऐसा ही कुछ होता है एक लड़की जिसका नाम होता है रानी सिंह। दरअसल सच्ची घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपका नाम साझा कर सकें, शेयर कर सकें। तो चलिए सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक लड़की जिसका नाम होता है रानी सिंह, वो एक छोटे से गाँव की रहने वाली होती है, उत्तर प्रदेश की, और अपने परिवार की लड़की जिसके भाई तो होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, उसकी माँ भी होती है जो कि बीमार रहा करती है, और पिता जो होते हैं वो बहुत सा टाइम पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए रहते हैं। अब जो रानी होती है इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करती है और फिर ग्रेजुएशन कर रही होती है, फर्स्ट ईयर में होती है। लेकिन वो सोचती है, उसके घर के हालात को वो देखती है और सोचती है कि आखिर वो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाए या फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, यही वो सोचती है। लेकिन अब इसी क्रम में वो एक ऐसा कदम उठाती है कि अपनी माँ के पास चली जाती है और कहती है कि माँ, मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर मैं अगर पढ़ाई करूँगी तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे, तो मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँ और यहाँ जा कर के मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगी और कहीं ना कहीं जॉब भी कर लूँगी। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो अगर तुम जा सकती हो तो ठीक है, तुम चली जाओ। क्योंकि जो रानी सिंह होती है उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम होता है प्रतिमा, और वो भी दिल्ली में रह करके पढ़ाई ही कर रही थी, क्योंकि प्रतिमा जो थी वो अच्छे खासे घर से थी और उसे पैसे रुपए कोई दिक्कत थी नहीं, इसीलिए वहाँ रह करके पढ़ाई कर रही थी। वहाँ पर रानी होती है, वहीं पर जाने की इच्छा जाहिर करती है, तो उसकी माँ भी उसको मना नहीं करती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है वहाँ जाने की तो तुम बिल्कुल चली जाओ। रानी अपने बैग और कपड़े सब कुछ पैक करती है और फिर अगले दिन ही वहाँ से चली जाती है दिल्ली के लिए। और दिल्ली के पालनपुर इलाके में जो किराए का कमरा था वहीं पर जा कर के रानी सिंह भी शिफ्ट हो जाती है। पढ़ाई आगे चली रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे ज़रूरत थी एक नौकरी की, और उसी तलाश में वो इधर उधर कंपनियों में भटकती है और कभी एक कंपनी में कभी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देती थी। लेकिन चूँकि वो पहली बात तो गाँव से थी और दूसरी बात फ्रेशर थी, तो उससे जल्दी कोई कंपनी वाले जॉब नहीं देते हैं। लेकिन एक कंपनी में बात बन जाती है और वहाँ पर उसकी जो जॉब है वो लग जाती है। रानी बड़ी ही मेहनत से, लगन से काम करना शुरू कर देती है। दिल्ली में जब काम करना शुरू करती है तो सुबह के लगभग 8 बजे से उसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है और शाम को 6 बजे उसकी छुट्टी हो जाया करती थी। लेकिन 8 बजे जब वो जाती थी ड्यूटी के लिए, यानी 8 बजे, माफ़ी चाहते हैं, 8 बजे वो ड्यूटी के लिए निकलती थी। लगभग उसकी जो ड्यूटी थी वो 10 से 6 थी और 8 बजे उसको निकलना होता था, क्योंकि दूरी ज़्यादा थी। इसलिए वो जाती बस स्टैंड पे और जा कर के वहाँ पर अपना जो बस होता था उसी का इंतज़ार करती और फिर वहाँ से चली जाती। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और लंबा टाइम का दौर गुजर जाता है। और ऐसे ही जो रानी सिंह है वो अपना निजी जीवन में व्यस्त हो चुकी थी, और चूँकि स्टार्टिंग में उसकी जो सैलरी थी वो भी ठीक ठाक मिल गई थी, लगभग 18,000 रुपये करीब सैलरी थी। बाकी आने जाने का खर्च जो था वो कंपनी निर्वहन कर ही रही थी, ठीक ठाक कंपनी मिल गई थी उसको, अब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जो कंपनी है, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, लेकिन जो वर्क का प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, और कहीं ना कहीं उसी स्ट्रेस का शिकार रानी सिंह भी होती है। और वो अब आए दिन इधर उधर टेंशन में भटकती रहती है। वो उसको ज़्यादा ही खुश गुस्सा रहा करता था, स्ट्रेस में रहा करती थी, कभी अपने दोस्त भी भड़क जाया करती थी। मतलब इस प्रकार की वो हरकतें कभी कभी कर लिया करती थी, लेकिन फिर खुद से समझदारी से काम लिया करती थी। अब एक रोज़ की बात है, जो रानी है वो गई रहती है बस स्टैंड पे, और उस दिन काफ़ी स्ट्रेस में थी, वहीं पर बैठी रहती है और उसको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो उसको घूर घूर के देख रहा है।
अब वो फिर नज़र घुमाती है। एक व्यक्ति था जो उसको घूरे जा रहा था, लेकिन वो लड़की उस दिन नज़रअंदाज कर देती है और फिर वहाँ से बस आती है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन अगली सुबह जब रानी निकलती है तो उसकी कॉलोनी से जब तीन रास्ते थे, दूसरी कॉलोनी से होकर के एक रास्ता निकलता था, उसी रास्ते से जब ये निकलती है तो एक व्यक्ति था जो उसका पीछा कर रहा था और रानी ये चीज़ नोटिस करती है कि ये व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है और पीछा करते करते वो बस स्टॉप पे आता और वहीं पर वो भी बैठ करके उसको देखता। जो व्यक्ति था उसका नाम होता है दीपचंद नागर और जिसकी उम्र यही कोई 65 साल के करीब होती है, लेकिन दिखने में बेहद ठीक ठाक हष्टपुष्ट था, चूँकि बताऊंगा कि आखिर वो कैसे हष्टपुष्ट था। वो वहाँ पर जिसको बैठ करके देखता है और रानी उस दिन स्ट्रेस में थी और वो काफ़ी गुस्से में भी थी। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके पास जाता है और पूछता है कि बेटा आखिर क्या दिक्कत है, तुम काफ़ी परेशान रहती हो, मैं ये नोटिस करता हूँ कई दिन से, मैं टहलने निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ तुम्हें, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो। अब जो लड़की है वो पहले तो नज़रअंदाज करती है, लेकिन फिर उस काफ़ी स्ट्रेस में होती है तो इसीलिए वो उस बताना उचित भी समझ लेती है और उससे बताती कहती है कि चाहे मैं स्ट्रेस में रहूँ चाहे कैसे भी रहूँ, उससे आपको क्या मतलब है, आप क्यों परेशान हैं। अब जब इस प्रकार की बातें वो दीपचंद नागर सुनता है तो उसको लग जाता है कि चलो गुस्सा है। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ और तुम मुझे अपनी समस्याएं बता सकती हो सके तो मैं तुम्हारी हो सकता है कि कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि मैं एक बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हूं। अब जो लड़की होती है अब वो सोचने लगती है कि ये तो सही कह रहा है, अगर ये अधिकारी है तो हो सकता है कुछ ना कुछ जुगाड़ तो मेरा कर ही देगा। तो जो व्यक्ति है वो कहता है कि एक काम करो कि तुम मेरे साथ वहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, चलो वहीं पे चल करके बैठ करके बात करते हैं। लेकिन जो रानी होती है वो मना कर देती, कहती है कि नहीं उसकी बस आ रही है और वो जाएगी। बस आ भी जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन फिर लड़की आती है और फिर वो उस दिन छुट्टी डाल करके आई थी, वहाँ पर बैठती है और फिर बैठते ही वो व्यक्ति फिर से आता है और आने के बाद वो व्यक्ति उससे फिर से वही बात करता है कि चलो बेटा कॉफ़ी पीने चलते हैं, वहीं पर जो भी तुम्हारी समस्याएं होगी तुम बताना और उसको कहीं ना कहीं हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। अब जब ये बात रानी सुनती है वो कहती है कि चलिए ठीक है, और वो जाती भी है। जा कर के वहीं पर बैठ करके कॉफ़ी शॉप में जो लड़की होती है सारी समस्याएं बताती है कि देखिए ऐसी ऐसी बात है और वो काफ़ी परेशानी में, स्ट्रेस में, उसके ऊपर कर्ज भी है, उसके परिवार के ऊपर कर्ज है। जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, देखो मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है तो मैं अगर चाहूँगा तो मैं तुम्हारी जॉब लगवा सकता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर आप मेरी जॉब लगवा सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कहता है कि ठीक है, तुम अपने डॉक्यूमेंट मुझे कल दे देना और मेरी पहुंच ऊपर तक है तो मैं अपनी जो भी प्रक्रिया रहेगी उसको मैं तुम्हें बता भी दूंगा। वो कहती है कि ठीक है, और जो रानी होती है वो अगले दिन जितने भी उसके डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी उसको व्यक्ति को दे देती है और व्यक्ति डॉक्यूमेंट लेता है और लेने के बाद फिर कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। अब जो नंबर है बाकायदा वो भी साझा हो जाते हैं। अब लगभग 3 दिन बाद जो दीपचंद होता है उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो नौकरी तुम्हारी बैंक में ही लग जाएगी और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लगभग 40,000 करीब तुम्हारी सैलरी रहेगी और अगर तुम चाहो तो बात आगे करूँ। इस पर जो रानी सिंह होती है वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि अगर 40,000 की अगर नौकरी लग रही है तो अब इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या है, आप बात करके लगवा दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। इस पर जो दीपचंद होता है वो कहता है कि वहाँ पर तो पैसे देने हैं, और तो वो कहती है कि कितने पैसे देने हैं। वो कहता है कि 2.5 लाख रुपए की डिमांड है, 2.5 लाख रुपए देना है। अगर तुम 2.5 लाख रुपए दे सको वहाँ पर तो फिर बात आगे बढ़े, और वो भी पैसे जब तुमको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तब देना होगा। अब जो लड़की है वो कहती है कि अभी तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं तो खुद गरीब हूँ, तो आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ। तो वो व्यक्ति होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ। अब जो लड़की है वो मना तो कर ही दी थी। अब इधर दीपचंद फिर कुछ बातचीत करता है, उसके बाद अगले दिन फिर फ़ोन करता है। अगले दिन जब फ़ोन करता है तो लड़की फ़ोन पिकअप नहीं करती है। शाम को लड़की खुद कॉल बैक करती है और पूछती है कि आखिर बात क्या हुई, आखिर कुछ बात बनी कि नहीं बनी। इस पर जो दीपचंद होता है कहता है कि नहीं, बात तो नहीं बनी, वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो तुम्हें जॉब पे नहीं रखेंगे, यानी कि रखेंगे नहीं।
तो वो कहती है कि फिर अब आगे क्या करना है। तो वो कहता है कि देखो पैसे तो मैं सारे दे दूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं चाहूँ तो पैसे तुम्हारे जो भी 2.5 लाख रुपए लगेंगे वो मैं दे दूँगा और तुम्हारी ज्वाइनिंग भी करवा दूँगा। इस पर जो लड़की रहती है कहती है कि मैं आपका एहसान तो जीवन भर नहीं भूलूंगी, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो अब फिर जितने भी पैसे लगेंगे आपके, मैं जैसे जैसे सैलरी आएगी मैं आपका कटवाते जाऊंगे। इस पर जो दीपचंद होता है वो कहता है कि एक काम करो कि घर पे आओ और बैठ करके बातचीत करते हैं। दीपचंद जो एक रिटायर्ड अधिकारी था, उसके घर पे उसका कोई भी नहीं था। उसकी एक लड़की थी, उसकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, और लड़की जो थी वो लगभग 4 किलोमीटर दूरी एक और कॉलोनी थी, उसी में अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ वो रह रही थी। और इधर दीपचंद के जीवन में और कोई भी नहीं था, उसका ना कोई बेटा था, बस इकलौती बेटी थी, और वो भी 3-4 किलोमीटर के दायरे में ही रह रही थी। अब जो रानी है उसके घर पे पहुंचती है, उसके कमरे पे, और उससे फिर अब बातचीत होने लगती है। और बातचीत के दरमियान जो दीपचंद होता है वो कहता है कि देखो पैसे तो मैं देने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। अब इस पर जो खुशी हो वो सोचती है कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तो दीपचंद सीधा सीधा खुल के ही कह देता है कि देखो मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने होंगे। अब जब लड़की ये बात सुनती है तो काफ़ी भड़क जाती है, गुस्सा हो जाती है, और कहती है कि आपने मुझे समझ क्या रखा है। तो जो व्यक्ति होता है वो कहता है शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों हो रही हो, जो भी है बैठ करके सॉर्ट आउट कर लो। अगर नहीं देना है तो भाई नहीं करना है नौकरी तो कोई बात नहीं। अगर मैं 2.5 लाख रुपए दूंगा तो फिर मैं किस बेस पे दूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इंसान जब प्यार करता है तो कुछ भी कर देता है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतना ये 2-2.5 लाख रुपये चाहे जितने भी पैसे लगेंगे मुझे देने में कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वो कहती है, कहीं ना कहीं फिर वो रानी सोचती है, विचारती है, और उसके बाद फिर वो हामी भर देती है। और दीपचंद किसी से फ़ोन पर बात करता है, वो कहता है कि ठीक है पैसे का इंतज़ाम मैं करता हूँ और करके देता हूँ, आप बात आगे बढ़ाइए। अब इधर बात आगे बढ़ने लगती है, और जो दीपचंद है और जो रानी है उसी दिन उन दोनों लोगों के बीच में वो रिश्ते कायम हो जाते हैं जो एक पति पत्नी के बीच में होते हैं। और वहीं से वो सिलसिला, वो दौर अब शुरू हो जाता है। जब दीपचंद और रानी सिंह के बीच में जब रिश्ते कायम होते हैं तो उसके बाद फिर जो दीपचंद होता है उस लड़की को 10,000 रुपये निकाल करके दे देता है, और कहता है कि ये लो, कुछ अपना जो भी तुम्हें शॉपिंग वगैरह करना होगा कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़की काफ़ी खुश होती है। अब आए दिन जो दीपचंद है, अब वो उसके कमरे पे जाती है, और लगभग उस कॉलोनी से ज़्यादा फासला था नहीं, तो वो उसके कमरे पे जाती है, और जाने के बाद फिर उससे फिजिकल रिलेशन बनाती है। उसके बाद फिर वहाँ से वो गायब चली जाया करती थी, बदले में उसको दीपचंद पैसे दे दिया करता था। अब जो रानी थी उसको पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, लगभग हर दूसरे दिन उसको 8,000 10,000 रुपये मिल जाया करते थे। तो जो रानी होती है अब उसको पैसे की लत लग चुकी थी, और जो दीपचंद था वो कह देता है कि एक काम करो कि तुम अब कंपनी छोड़ दो और तुम मेरे साथ ही आकर के रहा करो पूरे दिन, और उसके बाद जब तुम्हारी जो ड्यूटी की जो टाइमिंग है जब वो ख़त्म होगी तो फिर तुम चली जाया करना अपने दोस्त के पास। अब इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, और फिर वो नौकरी छोड़ भी देती है। और दीपचंद उसको पैसे दे दिया करता था जब भी वो आया करती थी। अब वो उसका खाना बनाना, रहना, सब कुछ उसका वो किया करती थी। एक तरह से कह लें कि पूरा सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है उसके साथ ही वो बिताया करती थी, और सब कुछ सही भी चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये जो दौर था लगभग 1 साल से ऊपर का गुजर जाता है, और जो रानी होती है अब उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि जब भी पूछती तो वो कहता है कि ठीक है हो जाएगा, ये कह करके व्यवस्था बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तमाम जो बहाने थे वो कह करके वो टालता है। और कहीं ना कहीं ये जो मामला था टालने वाला, अब रानी को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये मेरा यूज कर रहा है, और ये मुझे बस झूठी दिलासा दिया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब उसके पास चारा भी तो कोई नहीं था। अब इसीलिए वो एक दिन कहती है कि वो उसको, और जब दीपचंद उसको बुलाता है 3 दिन तक जब वो नहीं आती है लड़की, जब उसको समझ में आ गया था तो फिर वो 3-4 दिन तक ना ही दीपचंद का फ़ोन उठाती और ना ही उसके पास आती थी। अब दीपचंद को लग गया था कि कहीं ना कहीं इसको ऐसा तो नहीं है कि इसको शक हो चुका है। अब वो उससे बार बार फ़ोन करता, जो लड़की है फ़ोन उठाती है और कहती है कि अगर जब तक आप मेरा काम नहीं कराएंगे तब तक मैं आपके पास नहीं आऊँगी। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें लड़की करती है तो फिर जो दीपचंद है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। इस पर जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है,
और फिर जो रानी है उसके कमरे में पहुंचती है और फिर वही रिश्ते कायम हो जाते हैं। लेकिन अब रानी एक दिन झांसे में चली, 2 दिन चली, यानी कि एक तरह से कह लें कि लगभग 1.5 साल धीरे धीरे निकल चुका था। लेकिन अब रानी जब ये समझ चुकी थी कि अब उसका कुछ दाल नहीं करने वाला, और हद तो एक दिन तब हो जाती है जब वो कहता है कि मेरे ये दोस्त हैं और ये ही तुम्हारा काम करवाएंगे, तुम्हें इनके साथ सोना है। अब जैसे ये बात वो कहता है तो फिर रानी एकदम भड़क जाती है और फिर वहाँ से निकल करके चली जाती है। हालांकि उसके साथ जोर ज़बरदस्ती भी की जाती है, लेकिन रानी आती नहीं है, फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अब जैसे ही जब वो कमरे पे अपने पहुँचती है तो फिर वो उसको एक वीडियो भेजता है, जिस वीडियो को देख करके रानी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वो वीडियो थी जो कि एक बेडरूम की थी, जो दीपचंद और रानी के बीच की थी। अब रानी फ़ोन करती है और गुस्सा होती है, डांटती है, फटकारती है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या करे। लगभग फिर से जो दीपचंद नागर है फिर उसका यूज़ करता है, और यूज़ करने के बाद उसको अपने दोस्त को सौंपने की बात करता है। तो रानी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा फिर भड़क जाती है। तो फिर वो इस बात को हटा ही देता है, यानी कि खुद ही वो उस लड़की को यूज़ कर रहा था। अब रानी सोचती है कि कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन आखिर वो कदम उठाए भी तो क्या उठाए। अब फिर इधर एक रोज़ की बात है, जो दरवाज़ा था दीपचंद का वो खुला हुआ था। रानी इधर कई दिनों से उसके घर पे नहीं आ रही थी और उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। और दीपचंद जो है वो रोज़ सुबह टहलने निकलता था, लेकिन पूरे दिन वो टहले नहीं निकला। शाम के वक्त एक व्यक्ति उसके घर पे जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। ये बात जैसे वो कहता है तब तक देखता है कि जो दीपचंद है वो अंदर ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है जिसको हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया था। यानी कि दीपचंद पूरी तरीके से एक तरह से कह लें कि बिना कपड़ों के था। अब जो व्यक्ति है वो चीखना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, लोगों को बुलाना शुरू कर देता है। कॉलोनी के लोग इकट्ठे होते हैं और इसी दरमियान उसकी लड़की को भी फ़ोन किया जाता है और लड़की भी मौके पर आती है और फिर पुलिस भी आती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। और प्रथम दृष्टया जब पुलिस देखती है, बड़ी बारीकी से देखती है, तो ऐसा लगता है कि मामला कहीं ना कहीं चोरी का लग रहा था, जिस तरह से सामान बिखरे थे। लेकिन अगर चोरी कोई करेगा तो ये जो दीपचंद है वो पूरी तरीके से बिना कपड़ों के कैसे होगा, ये भी सवाल था पुलिस के सामने। अब पुलिस पहली बार तो उसको बॉडी को लेती है कब्जे में और लेकर पोस्टमार्टम के लिए जाती है और फिर वहाँ से जो अपनी तलाश है वो शुरू कर देती है। अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है और फिर उस कॉलोनी में सीसीटीवी जो कैमरे थे जो लगे थे, अब उसको पुलिस खंगालने लगती है। और जब सीसीटीवी पुलिस खंगालती है तो देखती है कि जो दीपचंद था उसके घर के बाहर कोई कैमरा नहीं था, लेकिन जो कॉलोनी से जो उसके निकल करके रास्ता जाता है उस कॉलोनी में एक सीसीटीवी कैमरा था। जब देखते हैं पुलिस उसको, तो पुलिस देखती है कि एक लड़की है जो कि उसी कॉलोनी से निकल करके जा रही है और उसके हाथ में एक टीवी है। अब पुलिस पूछती है कि आखिर ये कौन है, तो कॉलोनी वाले बताते हैं कि ये अक्सर दीपचंद के घर पे आया करती थी और पूरे दिन इसी घर पे रहा करती थी। कहीं ना कहीं इस लड़की का इससे संबंध था। अब जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो लड़की जो दीपचंद की लड़की थी, जिस लड़की का नाम नंदनी होता है, नंदनी इस बात पर भड़क जाती है। वो कहती है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मोहल्ले वाले बताते हैं तो उस पर सभी लोगों को लग भी जाता है कि हाँ बिल्कुल रहती है। अब पुलिस उस लड़की की तलाश जारी कर देती है। जो लड़की थी उसकी जब तलाश होती है तो पता चलता है कि 3 नंबर कॉलोनी में रहा करती है अपनी सहेली के साथ। लेकिन जो उसकी सहेली थी वो अपनी कोचिंग गई हुई थी और पुलिस जब वहाँ पर दस्तक देती है तो ताला बंद था। अब पुलिस लड़की की कोचिंग जाती है, पूछती है कि वो लड़की कहाँ है, तो वो कहती है कि साहब मुझे तो नहीं पता, वो तो 3 दिन से हमारे रूम पर ही नहीं है, मैं तो खुद परेशान हूँ। अब वो 3 दिन पहले आई थी और एक टीवी लेकर के आई थी, वही टीवी हमारे कमरे पर रखी है। उसके बाद फिर तो वो आई ही नहीं है, कई दिनों से फ़ोन भी उसका बंद आ रहा है। अब पुलिस उसके फ़ोन खुलने का इंतज़ार करती है। जैसे ही फ़ोन खुलता है तो पुलिस उसके फ़ोन को ट्रेस कर लेती है और वहाँ पर जो उसकी लोकेशन होती है वहाँ पर पुलिस जा करके उसको उठा लेती है और फिर उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। और जब पूछताछ शुरू होती है तो लड़की ने जो भी उसके साथ हुआ था सब कुछ बताने लगती है और बताती है कि साहब उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही मारी हूँ, और इसलिए मारी हूँ कि वो मेरे साथ शोषण कर रहा था और लगभग 2 साल करीब होने वाले थे
और यही नहीं, वो खुद तो कर ही रहा था, लेकिन बल्कि अपने दोस्त से भी मेरा शोषण करवाने की फिराक में था। मैं मना कर दी थी, इस वजह से उसने मुझे मारा पीटा भी था। और जब मैं मना की कि मैं नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगी, तो फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो बाकायदा वीडियो दिखाती है, सब कुछ बातें बताती है। बताने के बाद पुलिस देखती है, लेकिन पुलिस भाई 302 के तहत उसको अरेस्ट करती है और फिर उसको जेल में डाल देती है। और जेल में डालने के बाद फिर जो लड़की है उसकी जो तारीख पे तारीख चलती है, और लड़की जो है वो कुछ टाइम बाद भी शायद अब बाहर आ जाएगी, क्योंकि लड़की ने अपने सेल्फ डिफेंस में इस प्रकार का कदम उठाया था। तो जो केस है, जो वकील है वो जीरा करते हैं, तो फिर जो मामला है वो खुल करके सामने आ ही जाएगा। फिलहाल आजकल के दौर में इस प्रकार के जो लोग हैं वो बहुत सारे घूम रहे हैं, और कब किसके साथ क्या हो जाएगा ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हर दीवारों पे ऐड लगा रहता है कि आवश्यकता है लड़कियों की, लड़कों की, रहना खाना फ्री है, फला फला, इतनी सैलरी, इतना टीएडी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेक है। आप उस वहाँ पर जहाँ पर जो एड्रेस है वहाँ पर जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर 15 दिन बाद सब कुछ गायब मिलेगा, आपको पैसे भी गायब मिलेंगे, और ना ही जो नंबर से आपको बात हुई रहेगी वो लोग मिलेंगे, और ना ही वहाँ पर मिले हुए लोग पहले जो आपको मिले थे वो मिलेंगे। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।